हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी शुक्ला और आप देख रहे हैं साक्षी कॉर्नर साइंस टॉक, जहां पे आपको साइंस फैक्ट्स जैसे अमेजिंग वीडियोस मिलते हैं और साथ में स्टडी टिप्स भी मिलते हैं। लेकिन अब से अब आपको एकेडमिक वीडियोस भी मिलेंगे। अब से मैंने क्लास 10th के साइंस के सिलेबस को कवर करने की सोची है। आपको हर एक टॉपिक में डिटेल में समझाऊंगी। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको यूजफुल वीडियोस मिलते रहें, ताकि आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल सके। आज मैंने क्लास 10 के सिलेबस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया, दैट इज रेस्पिरेशन, जिसे समझाना एक ही वीडियो में इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम डिटेल में अगर समझाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में किया है, तो उस पार्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या आप बता सकते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हम लिविंग बींग्स की लाइफ में? ऑफ कोर्स आप यही कहेंगे कि रेस्पिरेशन के बगैर हम अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। यू आर राइट, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ही हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि ऑक्सीजन गैस हमारे लिए यूज़फुल गैस है और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल, इसलिए हम इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। यानी कि हमारी जो लाइफ है किस पे डिपेंड करती है? ऑक्सीजन गैस पे। यही एक ऐसी गैस है जो हमें ज़िंदा रखती है। बट क्या आपको पता है जब ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी के अंदर पहुंचती है तो क्या क्या करती है? कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? यही सब हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, यानी कि रेस्पिरेशन में। आप क्लास 5th और 6th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। बट ये रेस्पिरेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। जो आप बचपन से पढ़ते आए, यानी क्लास 5th और 6th से पढ़ते आ रहे हैं, वो रेस्पिरेशन नहीं, वो ब्रीदिंग कहलाता है, जिसमें ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें केवल हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। बट रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, जो कि ये है जहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, साथ में एनर्जी भी रिलीज़ होती है और इसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं, हम इसी एनर्जी को यूज़ करते हैं, जो कि लगभग 673 किलो कैलोरी होती है। तो कभी भी आप रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे ग्लूकोज यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस भी क्लियर कर लेते हैं। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, वहीं रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। वहीं रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा, ये एक वॉलंटरी एक्शन है, वहीं ये इनवॉलंटरी एक्शन है। दैट मीन्स ये हमारे कंट्रोल में होती है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ये लंग्स में होती है, ब्रीदिंग प्रोसेस लंग्स में होती है और रेस्पिरेशन हमारे सेल्स में होती है। ब्रीदिंग एक्शन में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, वहीं रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ब्रीदिंग के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे नोज, लंग्स। वैसे रेस्पिरेशन सेल्स में होती है और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सेल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच। तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम रेस्पिरेशन को डिफाइन भी कर सकते हैं। रेस्पिरेशन रिफर्स टू ऑल एंजाइमेटिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग सेल्स इन विच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर ऑक्सीडाइज्ड either in the presence of oxygen or in the absence of oxygen. In this process, energy and carbon dioxide both are released. तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हर लिविंग सेल्स में होती है। ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, यानी कि एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ फूड का ब्रेकडाउन होता है
ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से यहाँ फूड की बात हो रही है जो कि ऑक्सीडाइज्ड होता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। इस प्रोसेस में एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिलीज होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। जैसे कि नाम से क्लियर हुआ है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है और यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, वही एनारोबिक में फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे एनर्जी भी कम रिलीज होगी, यानी कि यहाँ पे 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, तो वहीं पे यहाँ पे केवल 21 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम एटीपी के फॉर्म में अगर इसको बताएं तो ये 38 एटीपी होती है और यहाँ पे केवल 2 एटीपी होती है। एटीपी क्या है? ये भी एनर्जी बताने की एक यूनिट है, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोनों को हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी समझेंगे। यहाँ देखिए ग्लूकोज है जिसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और यहाँ पे जो एनर्जी है 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनारोबिक रिएक्शन में क्या होता है कि ग्लूकोज तो वही है बट इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन न हो के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे कि एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जिसे हम एथेनॉल कहते हैं। तो C2H5OH जिसका केमिकल फॉर्मूला है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है जो कि यहाँ से कम है, यानी 6, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वहीं पे केवल 2 ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और यहाँ पे एनर्जी भी बहुत कम मात्रा में हो रही है, 21 किलो कैलोरी केवल एनर्जी रिलीज हो रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कंप्लीट होता है, वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या केवल ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी निकलती है और हम इसे यूज़ करते हैं? क्योंकि हम जब फूड लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तो इन दोनों का क्या होता है? फैट और प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है। जी हाँ, फैट और प्रोटीन का भी ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी निकलती है, बट यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है जैसे कि ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज एक सिंपल सब्सटेंस है, सिंपलेस्ट, जिसे हमारी बॉडी आसानी से डाइजेस्ट कर सकती है और इसमें हाई अमाउंट में एनर्जी भी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस हर एक लिविंग बीइंग्स में होती है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के साथ साथ रेस्पिरेशन प्रोसेस भी होती रहती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जस्ट अपोजिट होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जहाँ ग्लूकोज बनता है वहीं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में उसी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज उसके आउटर सरफेस पे पाए जाने वाले स्टोमेटा, लेंटिकल्स या क्यूटिकल्स के थ्रू होती है। जो बाहर की ऑक्सीजन होती है वो सेल में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म में जाके डिसॉल्व हो जाती है और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर दी जाती है। अगर यूनिसेलुलर एनिमल्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है अमीबा का। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है। इसमें बाहर की जो ऑक्सीजन होती है वो डायरेक्ट डिफ्यूज़न के द्वारा साइटोप्लाज्म में जाके मिक्स हो जाती है, मतलब उसके सेल में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म में जाके मिक्स हो जाती है और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी जाती है। जैसे जैसे मल्टी सेलुलर एनिमल्स में हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ कॉम्प्लेक्स मिलता है और उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म। इनमें ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, यानी कि इसमें जो ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड मौजूद होता है वो बाहर की ऑक्सीजन को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बाहर की ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के वॉल से होते हुए ब्लड में जाके मिक्स हो जाती है और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर दी जाती है। इसके बाद नंबर आता है आर्थ्रोपॉड। आर्थ्रोपॉड यानी कि इंसेक्ट्स, इनमें कुछ खास ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं जिनको हम ट्रैकी और बुक लंग्स कहते हैं और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं।
एक्वेटिक एनिमल्स में एक खास ऑर्गन होता है जिसे हम गिल्स कहते हैं, और गिल्स यहाँ पे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, जिसमें ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है। अब आता है नंबर एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस एक खास एनिमल होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, इसलिए उनमें खास ऑर्गन डेवलप हो जाता है। क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल एनिमल भी है, यानी कि लैंड पे भी रहते हैं, इसलिए उनमें लंग्स भी डेवलप हो जाता है, और क्योंकि वो वाटर में भी रहते हैं इसलिए उनकी स्किन और बुकल कैविटी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है। अब बचे रेप्टाइल्स और मैमल्स। रेप्टाइल्स और मैमल्स में लंग्स पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। इन सब के साथ साथ हम ह्यूमन बींग्स में एक खास चीज़ और मौजूद होती है जो कि रेस्पिरेशन में मदद करती है, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड रेड कलर का दिखता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ आसानी से बाइंड हो जाता है, और इसी तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड हो सकता है, और ये ऑक्सीजन को लंग्स से ले जाता हुआ हमारे सेल तक पहुंचा देता है, और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और वो उसे लंग्स तक पहुंचा देता है। यानी कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन एक कैरियर की तरह काम करता है। हीमोग्लोबिन ना कि हमारे ब्लड यानी हम ह्यूमन बींग्स के ही ब्लड में पाया जाता है, साथ में ये अर्थवॉर्म के भी ब्लड में पाया जाता है। तो ये है ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स की लिस्ट। हर एक एनिमल के पास अपना एक खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने ब्रीदिंग वर्ड यूज़ किया, ना कि रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। ये सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसके बदले रिलीज कर रहे हैं। ब्रीदिंग के बाद रेस्पिरेशन की प्रोसेस चालू होती है। जब ऑक्सीजन सेल में पहुँच जाता है उसके बाद केमिकल प्रोसेस चालू होती है सेल के भीतर, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हम इन सभी एनिमल्स में से मैमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक रफ डायग्राम बना दिया है और उन सभी ऑर्गन्स को यहाँ पे मैंने दिखाया है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि कैसे ऑक्सीजन लंग्स तक पहुँचती है। तो हमारे अंदर मतलब कि नॉस्ट्रिल्स और नेसल पैसेज से एंटर करती है जो कि नोज में पाया जाता है। फिर ये फेरिंग्स तक पहुंचती है, फिर फेरिंग्स से ये लैरिंग्स में पहुंचती है, फिर लैरिंग्स से ये ट्रैकी में, ट्रैकी कहिए या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहिए या विंड पाइप कहिए, फिर ये विंड पाइप से होते हुए लंग्स में पहुंचती है। अब हम एक एक करके इन सभी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ऑर्गन से जो कि है नोज। नोज की में दो ओपनिंग्स पाई जाती हैं जो कि नॉस्ट्रल्स कहलाती है। ये दोनों नॉस्ट्रल्स आगे नेसल कैविटी में जाके खुलती हैं। ये नेसल कैविटी एक सेप्टम के द्वारा दो भागों में डिवाइड रहते हैं, और ये नेसल कैविटी के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो थोड़ी हेयरी होती है, यानी इनमें हेयर पाए जाते हैं जो कि एयर जो कि एंटर करती है हमारे नोज से, उनमें जो भी मौजूद डस्ट पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वो ट्रैप कर लेती है और प्योर एयर को अंदर जाने देती है। नोज़ के अंदर की जो अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि नोज़ को थोड़ा मॉइस्ट रखती है। नोज़ का आगे का पार्ट थोड़ा कार्टिलेज का होता है, मतलब कि जो आगे का पार्ट होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, वहीं पीछे का जो पार्ट होता है वो बोनी होता है। अब एयर नोज़ और नेसल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स वो चैम्बर होता है जहाँ पे माउथ और नोज़ खुलते हैं, कंबाइंड होते हैं वहाँ पे और खुलते हैं। फिर एयर फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स से पहुँचता है। लैरिंग्स एक स्मॉल बॉक्स की तरह होता है जो कि मेल में थोड़ा बड़ा होता है, और क्योंकि उनमें एडम्स एप्पल होता है, मतलब कि जब लड़के बड़े होते तो उनमें एडम्स एप्पल डेवलप हो जाता है, तो थोड़ा सी बल्जिंग हो जाता है उनका लैरिंग्स। लैरिंग्स का खास काम क्या होता है कि उनमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स कार्टिलेज के बने होते हैं और पतले काफ़ी मजबूत होते हैं। जब वो वाइब्रेट होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकी में पहुंचता है, लेकिन बीच में ग्लॉटिस से होकर गुजरता है। ये ग्लॉटिस ट्रैकी के माउथ में पाई जाती है। ग्लॉटिस हमेशा एक कार्टिलेज की बनी हुई एपिग्लॉटिस से कवर्ड रहती है। जब हम खाना खाते हैं यानी स्वेलो करते हैं तब एपिग्लॉटिस जो उसकी लिड होती है वो
ग्लॉटिस को ढक लेती है, जिससे कि खाना खाते समय कोई भी फूड पार्टिकल ट्रैकी में न पहुंच जाए। ये ट्रैकी ऐसी होती है जो आगे चल के दो में डिवाइड हो जाती है। ट्रैकी को हम विंड पाइप भी कहते हैं और ये ऊसोफेगस के आगे पाई जाती है। ठीक, इसकी पोजीशन क्या होती है? ऊसोफेगस के आगे, यानी फूड पाइप के आगे पाई जाती है। इसमें रिंग शेप की कई रिंग्स पाए, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स पाई जाती है इसके वॉल पे, जो कि ट्रैकी को कोलैप्स नहीं होने देती है। ये ट्रैकी आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। सिंगल को हम ब्रोंकस कहते हैं और यहीं पे अगर हम दो की यानी दोनों की बात करेंगे तो हम इसको ब्रोंकाई कहेंगे। और ये ब्रोंकाई लंग्स तक एयर को पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से एयर नोज से होते हुए लंग्स तक पहुंचती है। ह्यूमन बीइंग्स में दो लंग्स पाए जाते हैं, राइट और लेफ्ट। लंग्स डार्क ब्राउन कलर के, स्पॉन्जी और काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं और प्लूरल कैविटी में पाए जाते हैं। इनकी कैविटी एक खास तरह के फ्लूइड से भरी होती है, जो कि लंग्स को स्ट्रोक से बचाती है। राइट लंग हमेशा लेफ्ट लंग से बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड आपका हार्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग की साइज छोटी होती है। लंग्स के भीतर काफ़ी छोटे छोटे ग्रेप्स यानी कि अंगूर के गुच्छों की तरह छोटे छोटे एल्वुलाई पाए जाते हैं। अगर हम एक की बात करेंगे तो हम इसे एल्वुलस कहेंगे, अगर हम एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो हम इसी को एल्वुलाई कहेंगे। ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। इन एल्वुलाई की जो वॉल होती है बहुत ही पतली होती है, यानी एपिथेलियल सेल की बनी होती है, और इनकी वॉल में ही ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है। ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड पाया जाता है वो इम्प्योर होता है। अगर आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लंग्स में इम्प्योर ब्लड आता कहाँ से है। हार्ट पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुँचाती है, ताकि वो ब्लड ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि प्योर हो जाए। यहाँ पे होता क्या है, जो एल्वुलाई की वॉल है और ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल है के आर पार गैसेस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन ब्लड में जाके मिक्स हो जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में जाके पहुंच जाती है। अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, और इस ब्लड को पल्मोनरी वेन लेके जाएगा हार्ट में। लंग्स कभी भी खाली नहीं होते हैं, इनमें थोड़ी बहुत एयर बची ही रहती है, जो कि लगभग 2500 ml होती है। इसे फंक्शनल रेसिडुअल एयर कहते हैं, और जब हम एयर इनटेक करते हैं या एक्सपेल आउट करते हैं वो लगभग 500 ml होती है। लेकिन हैवी एक्सरसाइज के समय या हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तब यही 500 ml बढ़ जाता है। ब्रीदिंग क्या होती है? जब हम फ्रेश एयर अंदर लेते हैं और उसके बदले इम्प्योर एयर को बाहर निकालते हैं तो हम इसे एयर ब्रीदिंग कहते हैं, और ये दो स्टेप्स में हमेशा होती है। पहला स्टेप होता है इंस्पिरेशन, और दूसरा होता है एक्सपिरेशन। इसको इनहेलेशन और इसको एक्सहेलेशन भी कह सकते हैं। ये दोनों ही लगातार हमारी बॉडी में होते रहते हैं, मतलब हमारे लगातार ये दोनों स्टेप्स चलते रहते हैं। ब्रीथिंग में दो और ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि कहलाते हैं डायाफ्राम और रिब्स। ये दोनों भी पार्टिसिपेट करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, और एक खास तरह की मसल्स भी होती है जो कि पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि ये एक फिजिकल प्रोसेस है यानी मैकेनिकल प्रोसेस है, तो बिना मसल्स के मूवमेंट के ये मतलब ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं है। तो इनमें जो मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो कहलाते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स से अटैच्ड होते हैं, और वहीं रेडियल मसल्स जो होते हैं वो डायाफ्राम से अटैच्ड होते हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के वक्त ये दोनों यानी रिब्स और डायफ्राम भी अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, यानी कि ये भी मूव करते रहते हैं, और इनकी मूवमेंट के जिम्मेदार यही मसल्स होते हैं जो कि उन्हें मोटिवेट करते हैं, जो उन्हें फैलनेस या सिकुड़ने देते हैं।
डायाफ्राम लंग्स के नीचे पाया जाता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में डोम शेप का होता है। बट इंस्पिरेशन के वक्त इसमें जो पाए जाने वाली रेडियल मसल्स होती है वो इन्हें फ्लैट कर देती है, जिससे कि थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसके साथ साथ रिब्स से अटैच्ड जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, वो भी 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है एक्सटर्नल और दूसरी होती है इंटरनल। इंस्पिरेशन के वक्त एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को बाहर की ओर यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करने को कहती है। और इन दोनों के मूवमेंट से होता क्या है, थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे कि लंग्स को फैलने का मौका मिलता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि बाहर की ऑक्सीजन लंग्स में एंटर कर पाती है, यानी कि बाहर की एयर लंग्स में एंटर कर पाती है। इंस्पिरेशन के वक्त डायफ्राम फ्लैट हो चुका होता है, बट एक्सपिरेशन के वक्त ये वापस डोम शेप में आ जाते हैं। ठीक, यानी कि इसमें मसल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उन्हें वापस उस पोजीशन में ला देते हैं। वहीं रिब्स जो होते हैं, यानी कि इंस्पिरेशन में रिब्स बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ मूव करते हैं, इसके उल्टे एक्सपिरेशन में क्या होते हैं, रिब्स वापस अपनी पोजीशन पे यानी कि अंदर भीतर की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ये रिब्स वापस अपनी पोजीशन में आते हैं और ये डायफ्राम अपने वापस अपनी पोजीशन में आता है, तो थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम घट जाता है, जिससे लंग्स पे एक प्रेशर पड़ता है और लंग्स में मौजूद जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। तो जल्दी से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच में डिफरेंस भी क्लियर कर लेते हैं। डायफ्राम से अटैच्ड जो रेडियल मसल्स होती है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स से अटैच होती है, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करती है। वहीं एक्सपिरेशन में क्या होता है, सर्कुलर मसल्स जो कि डायफ्राम से अटैच होती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स से अटैच होती है, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करती है। इंस्पिरेशन में थोरैकिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वहीं पे एक्सपिरेशन में थोरैकिक कैविटी वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज करता है। इससे क्या होता है कि लंग्स में एयर बाहर से अंदर एंटर करती है, वहीं पे एक्सपिरेशन में क्या होता है, लंग्स पे प्रेशर पड़ने की वजह से एयर जो लंग्स में मौजूद होती है वो बाहर की तरफ जाती है। इंस्पिरेशन के वक्त ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमारी बॉडी में पहुंचता है, वहीं एक्सपिरेशन में ऑक्सीजन 16 to 17% हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पहले से बढ़कर 4% हो जाता है, जो कि हम बाहर निकालते हैं। जब ऑक्सीजन लंग्स में मौजूद एल्वेलाई तक पहुंचती है तो एल्वेलाई की जो वॉल होती है वो बहुत ही पतली होती है, साथ में ब्लड कैपिलरीज की वॉल भी बहुत पतली होती है। तो इन दोनों की वॉल के आर पार गैसेस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचता है तो ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कैरियर की तरह काम करता है और ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज करता है और खुद वो फ्री हो जाता है और फिर वो अगले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन के कंबाइन होने की टेंडेंसी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के प्लाज्मा में ही जाके मिक्स हो जाता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है और बाइकार्बोनेट्स बनाता है और कुछ हद तक वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये था मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अगले वीडियो में मैं आपको सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बताऊंगी। आपको बताऊंगी कि ऑक्सीजन जब सेल में पहुंचता है तो क्या क्या होता है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं और कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।